नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल AMG क्लासेस में। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम पढ़ने का काम करेंगे हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके के अंदर हमने तोमरवंश को शुरू कर रखा था, तो दो चार बातें तोमरवंश की और बचती है, उनको आज हम पढ़ने का क्या करेंगे, काम करेंगे और तोमरवंश को पढ़ करके पूरा करने का काम करेंगे। तो तोमरवंश पढ़ने से पहले हम जो है एक बाहरी व्यक्ति आता है भारत के अंदर, जो भारत के ऊपर आक्रमण करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में दो चार जितनी भी बातें तोमरवंश की बची है उसको तोमरवंश को पढ़ने का काम करेंगे। तो जानते हैं समय क्या था, 1001 ईस्वी था। 1001 ईस्वी में एक व्यक्ति क्या है, भारत पर आक्रमण करता है और भारत के मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण करता है। 1001 ईस्वी में भारत के मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण करता है। कौन करता है, तो उस व्यक्ति का नाम है महमूद गजनवी या महमूद गजनी। हम महमूद गजनी भी बोलते हैं, महमूद गजनवी भी बोलते हैं। 1001 ईस्वी में भारत के ऊपर आक्रमण करता है। और कहाँ करता है, तो मुल्तान पे करता है। तो मुल्तान का जो शासक है, मुल्तान का शासक था जयपाल। 1001 ईस्वी में मुल्तान का शासक कौन था, जयपाल था। जयपाल और महमूद गजनी के बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर महमूद गजनवी की क्या होती है, जीत होती है। और जयपाल की क्या होती है, हार होती है। इस हार से दुखी होते हुए जयपाल क्या कर लेता है, इस हार को सहन नहीं कर पाता और जयपाल आत्महत्या कर लेता है। जो जयपाल राजा था वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, खुदकुशी या सुसाइड कर लेता है। बात एक ही है, जयपाल आत्महत्या कर लेता है कब, 1001 ईस्वी में। किसके युद्ध के बाद, महमूद गजनी ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया तो हार मिली, उस हार को सहन नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। बात करते हैं 1014 ईस्वी की। 1014 में गजनी ने थानेसर के स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया। कि गजनी ने 1014 ईस्वी में थानेसर, थानेसर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कुरुक्षेत्र में। और ये थानेसर जो है 6वीं और 7वीं शताब्दी में वर्धन वंश की राजधानी भी रही थी। कि पुष्यभूति ने इसको राजधानी बनाया। उसके बाद में हर्षवर्धन ने इसको 7वीं सदी में अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद में जैसे ही राजश्री की मृत्यु होती है तो उसके बाद में हर्षवर्धन जो है अपनी राजधानी, दूसरी राजधानी कहाँ बनाता है, कन्नौज कर लेता है। तो 1014 ईस्वी में थानेसर के स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर गजनी क्या करता है, आक्रमण करता है। और इस थानेश्वर महादेव मंदिर के अंदर एक मूर्ति रखी हुई होती है, उस मूर्ति का नाम होता है चक्कर स्वामिनी की मूर्ति। चक्कर स्वामिनी की मूर्ति। ये जो बाहरी शासक थे कि भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, जितने कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी रहा हो, जिसने भी भारत के ऊपर आक्रमण किया, इन्होंने क्या की, चोरी की, लूटपाट की और कत्लेआम किया। ये सारे के सारे क्या थे, तो सारे के सारे थे ये चोर। चोरी करने आते थे, लूटपाट करने आते थे भारत में।
भारत को लूटा। कोई भी हिंदू देवी देवता का मंदिर दिखा इनको तो उसको खंडित करने का काम कर दिया, उसको तोड़ने का काम कर दिया। कई मंदिरों को तोड़ करके क्या है, मस्जिद बना दी गई। तो कई मंदिरों को तोड़ के मीनार बनवा दी गई। तो ये काम थे इनके बाहरी आक्रमणकारी। जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी हुए हैं उनके सभी के सभी यही काम करने के लिए भारत में आते थे। इनका एक ही एक लक्ष्य होता था कि अपने धर्म का प्रचार करें, हिंदुओं को दबाया जाए कैसे भी हो, चाहे लूटपाट करके, चाहे कत्लेआम करके, चाहे उनसे जोर जबरदस्ती कर लेकर के उनको दबाने का काम किया जाए और उनको उनका धर्म परिवर्तित किया जाए इस्लाम में और उनको मुस्लिम बनाया जाए। ये इन चोर लोगों का काम था। सारे के सारे क्या थे, चोर थे। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम इन चोरों को पढ़ने का काम करना पड़ता है। हमें क्या करें, अब सरकारी इनके ऊपर संज्ञान नहीं लेती। मगर बेहद खुशी की बात है कि कल जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है भारत सरकार का, उसके अंदर बोला गया है कि आज के बाद +1 और +2 की जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक होगी उसके अंदर मुगल काल को हटा दिया गया है। मुगल काल अब एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सराहनीय काम है भारत सरकार का कि कम से कम इन चोरों को तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, हिंदू शासकों को पढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त राजा हुआ करते थे, बड़े ही ताकतवर, उनको पढ़ने का काम करेंगे। अब 1014 ईस्वी में इस थानेसर पर, थानेश्वर मंदिर पर इस चोर गजनी ने आक्रमण किया और चक्कर स्वामिनी की मूर्ति जो है उसको क्या किया, खंडित करने का काम किया। कि चक्कर स्वामिनी की मूर्ति को खंडित करने का कार्य किया किसने, महमूद गजनी ने। और ये चक्कर स्वामिनी की जो मूर्ति है, इस चक्कर स्वामिनी की बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि चक्कर स्वामिनी की मूर्ति जो है वो किस हिंदू देवी देवताओं को समर्पित थी। तो ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। भगवान विष्णु की मूर्ति है। चक्कर स्वामिनी की जो मूर्ति है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु की मूर्ति है। रखी कहाँ गई थी, स्थानेश्वर महादेव मंदिर में, जिसको खंडित किया इस महमूद गजनी ने 1014 ईस्वी में। अब बात करते हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण कराया था पुष्यभूति या सूरजपाल। कि दोनों में से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो या पुष्यभूति ऑप्शन होगा या सूरजपाल होगा। अगर दोनों होंगे तो तीसरा ऑप्शन ये होगा कि ए और बी दोनों। तो पुष्यभूति या सूरजपाल ने इसका स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराने का कार्य किया था। जब इसको खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया उन चोरों के द्वारा, तब स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनः निर्माण कराने वाला व्यक्ति था सदाशिवराव। सदाशिव राव, कि सदाशिव राव ने इसका पुनर्निर्माण कराया, मराठा था। तो सदाशिव राव ने इसका पुनर्निर्माण करवाने का कार्य किया। किसका, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का, जो कहाँ है, थानेसर में है। और ये थानेसर जो है कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और 6वीं और 7वीं शताब्दी के अंदर वर्धन वंश की क्या रही है, थानेसर राजधानी रही। अब बात करते हैं 1021 ईस्वी की। 1021 ईस्वी में हम तोमर वंश को पढ़ रहे थे। तो तोमर वंश का एक शासक बनता है 1021 ईस्वी में। तोमर वंश का शासक कुमारपाल बनता है।
कुमारपाल जो है 1000 ईस्वी में तोमर वंश का शासक बनता है। उसके बाद में बात आती है 1039 ईस्वी की, कि 1039 ईस्वी में एक युद्ध होता है, उसका नाम है हांसी का युद्ध। हांसी का युद्ध, और ये हांसी का जो युद्ध है ये दो व्यक्तियों के बीच लड़ा जाता है कि अगर तोमर वंश हरियाणा के अंदर है तो उसका शासक कौन है, कुमारपाल। तो सीधी सीधी बात है कि एक तो कुमारपाल के साथ युद्ध होगा, दूसरा व्यक्ति जो होता है, एक तो होता है इस युद्ध में कुमारपाल, और कुमारपाल के सामने प्रतिद्वंदी होता है मसूद। और ये मसूद जो है ये गजनी का पुत्र है, कि एक चोर भारत को छोड़ के गया तो दूसरा चोर भारत के अंदर आ गया, कि इसका पुत्र है कौन है, मसूद, गजनी का पुत्र है मसूद। दोनों के बीच युद्ध होता है, और ये हांसी का जो युद्ध है ये 12 दिनों तक चलता है। 12 दिनों तक चलता है, और 12 दिनों के बाद इसका नतीजा आता है। नतीजा क्या आता है, मसूद युद्ध जीत जाता है और कुमारपाल हार जाता है। कि 12 दिनों तक युद्ध चलता है। कब होता है, 1039 ईस्वी में। नाम क्या है, हांसी का युद्ध है, दो व्यक्तियों के बीच होता है, एक गजनी का पुत्र होता है मसूद और एक होता है कुमारपाल। अब इसने ये युद्ध जीत लिया तो हांसी पर अधिकार किसका हो गया, हांसी पर अधिकार मसूद कर लेता है, मसूद कर लेता है। हांसी पर अधिकार क्या है, मसूद कर लेता है। उसके बाद में बात आती है 1043 ईस्वी की। 1043 ईस्वी में जो क्या है, हांसी के ऊपर मईद का अधिकार हो जाता है। मईद का अधिकार हो जाता है, और ये जो मईद है ये इस मसूद का पुत्र होता है। चोरों की कोई कमी नहीं होती कि एक चोर जाता है दूसरा आ जाता है। यही लगा रहा मुगल, पूरे मुगल काल में भारत के अंदर, कि बहुत मुस्लिम बाहरी आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारत पे आक्रमण किया, राज किया। बड़ा ही दुर्भाग्य था हमारा कि मईद जो है मसूद का पुत्र है, और 1043 ईस्वी में हांसी पर इसका अधिकार हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही मईद का अधिकार होता है तो मसूद की मृत्यु हो जाती है, तभी तो मईद का अधिकार होगा। तो मसूद को कुमारपाल एक संगठित सेना लेकर मार देता है। कि कुमारपाल क्या करता है, जैसे ही कुमारपाल 1039 का युद्ध हारता है तो उसके बाद में मसूद के प्रति इसके हृदय के अंदर दुश्मनी और ज्यादा फैल जाती है, बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, आसपास के जितने भी राजा होते हैं, जितने भी शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, उनको इकट्ठा करता है, एक संगठित सेना बढ़ाता है और मसूद के ऊपर आक्रमण कर देता है, और उसको क्या है, मसूद को मार देते हैं। मसूद के मारने के बाद में 1043 ईस्वी में हांसी के ऊपर मईद का अधिकार हो जाता है। उसके बाद में अब धीरे धीरे जैसे ही मईद का अधिकार हुआ तो तोमर वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। कि जैसे ही कुमारपाल का अंत होता है, मृत्यु हो जाती है, और हांसी के ऊपर मईद का अधिकार हो जाता है। 1043 ईस्वी के बाद में मईद का अधिकार रहता है। उसके बाद में थोड़े से दिन ये मईद अधिकार करता है। उसके बाद में चौहान वंश आरंभ होता है। तो चौहान वंश के अंदर जो भी राजा होगा वो मईद से क्या है, हांसी छीन लेगा। तो तोमर वंश, तोमर वंश के अंत का उल्लेख यश तिलक चंपू नामक पुस्तक में मिलता है।
तोमर वंश का आखिरी राजा कौन था? तो आखिरी राजा था कुमारपाल, और कुमारपाल की मृत्यु के बाद में क्या है, तोमर वंश का अंत हो जाता है। और इस तोमर वंश का अंत का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? यश तिलक चंपू नामक पुस्तक में मिलता है। और यश तिलक चंपू के लेखक जो है वो है सोमनाथ। सोमनाथ ने एक पुस्तक लिखी यश तिलक चंपू। इसके बारे में इसमें क्या मिलता है? इसमें तोमर वंश के अंत का उल्लेख मिलता है। अब तोमर वंश अपना जो है कंप्लीट होता है, उसके बाद में हम चौहान वंश पढ़ेंगे, जिसने 1139 ईस्वी से कि जैसे ही 1136 ईस्वी से जैसे ही भारी आक्रमण होता है हरियाणा के ऊपर, उसके बाद में 1206 ईस्वी तक 1139 से 1206 ईस्वी तक क्या है, हरियाणा के अंदर चौहान वंश का शासन रहता है। उसको हम अगली क्लास में पढ़ने का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।